प्लान सबके पास है, लेकिन अगर गलती से फेल हो गए तो फेलियर से कैसे डील करना है कोई बात ही नहीं करना चाहता। बेटा इतने मार्क्स ले आओ ये वाला कॉलेज मिलेगा, बेटा वो कॉलेज चले जाओ ये वाला जॉब मिलेगा। अरे 10 लाख बच्चे बैठते हैं, 10,000 बच्चों का सिलेक्शन होता है, 9,90,000 बच्चे, उनको पता ही नहीं कि क्या करना है, उसकी तैयारी तो कभी की नहीं। उनको लगता है कि वो एग्जाम में नहीं वो लाइफ में फेल हो रहे हैं। भाई तेरे से आज अगर पूछेंगे कि मुझे क्या चाहिए, राघव की इंजीनियरिंग में सीट या कि मेरा बच्चा सही सलामत वापस आ जाए। महज 34 साल की उम्र में एक छोटे से शहर पटना से बॉलीवुड तक, फिर अचानक हम सबको छोड़कर चले गए। ये एक सुसाइड था या एक प्लान मर्डर, ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां जांच कर रही हैं। अगर पिछले कुछ सालों के कन्विक्शन रेट को हम देखें तो सीबीआई की कन्विक्शन रेट ऑन एन एवरेज 65% प्लस है, जो कि स्टेट पुलिस से काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए सीबीआई से इन्वेस्टिगेशन कराने की डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है। ये डेटा है एनसीआरबी का, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। ये 1986 में फाउंड हुआ था। इसका मेन काम है कलेक्ट्स एंड एनालाइजेस क्राइम डेटा एज पर द आईपीसी, इंडियन पीनल कोड एंड अदर लॉज। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। अब ये सीबीआई काम कैसे करती है, इसके स्ट्रक्चर क्या है, इसके पावर्स क्या हैं। 1942 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम वार्स में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे थे, जिस कारण से गवर्नमेंट के कई डिपार्टमेंट में ब्राइवरी एंड करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1941 में इस्टेब्लिश किया स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट SPE। तो कुछ दिनों बाद सेंटर ने ये डिसाइड किया कि उससे एक सेंट्रल एजेंसी चाहिए जो इन्वेस्टिगेट करे ब्राइवरी एंड करप्शन के मामलों को। इसलिए 1946 में गवर्नमेंट ने दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लाया, यानी कि DSPE, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। फिर 1963 में होम मिनिस्ट्री ने एक रिजोल्यूशन पास करके इसी DSPE एक्ट को CBI के रूप में स्थापित किया, जिसके फाउंडिंग मेंबर थे DP कोहली। Now important points regarding CBI. It is a premier investigating agency of India. ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस के तहत आता है। ये अपना पावर DSP एक्ट 1946 से डिराइव करता है। ये इन्वेस्टिगेट तभी कर सकता है जब सेंट्रल गवर्नमेंट इसे रिटन परमिशन देता है टू इन्वेस्टिगेट। रिसेंटली बिहार गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से CBI जांच की मांग की थी, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है। सो जानते हैं CBI के रिलेशन स्टेट पुलिस के साथ एंड CBI के रिलेशन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के साथ। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट्स हैं, जिसपे कि सेंटर और स्टेट अलग अलग रूल्स बनाते हैं। पहला है सेंटर लिस्ट, सेकंड स्टेट लिस्ट एंड थर्ड कंकरेंट लिस्ट। मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ये स्टेट लिस्ट में आती है, यानी कि कानून व्यवस्था बनाए रखना ये राज्य सरकार और राज्य सरकार की पुलिस की जिम्मेवारी है। इसलिए CBI डायरेक्टली स्टेट में जाकर इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती है, क्योंकि वो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। इसके लिए पहले स्टेट गवर्नमेंट एक जनरल कंसेंट देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करता है परमिशन टू इन्वेस्टिगेट, तब जाकर CBI किसी स्टेट में इन्वेस्टिगेट करता है। ये कंसेंट 2 तरह के होते हैं, पहला जनरल कंसेंट एंड सेकंड स्पेसिफिक कंसेंट फॉर इंडिविजुअल केसेस। अगर मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन को लेकर 2 स्टेट्स में डिसएग्रीमेंट हो, जैसा कि अभी बिहार और महाराष्ट्र में हो रहा है, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाए, तब सुप्रीम कोर्ट का रोल इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने CBI को इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे दिया, देन स्टेट के कंसेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। मीन्स सुप्रीम कोर्ट and High Court can order CBI investigation in any state without any state's consent। ये उन्होंने 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच 2010 में फैसला सुनाया था। ये एक छोटी सी वीडियो थी CBI की पावर और उसके फंक्शनिंग को लेकर। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।